स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का खंड बा भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास जो चैप्टर है इसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले के जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की मैंने वीडियो चैप्टर वाइज बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले NCERT पाठ्य पुस्तक पर जो आधारित अभ्यास प्रश्न उत्तर है पहले हम उनको देखेंगे। ये आपके बुक के प्रश्न हो सकते हैं, लगभग जो है तो 30 शब्दों में हम इनके उत्तर को देखेंगे। फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न है भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। मतलब जनजातीय विकास कार्यक्रम चालू किया गया, उससे जो है तो जनजातियों के लिए जो समाज थे जनजातीय समाज उनको क्या लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स जो जनजातीय विकास कार्यक्रम चालू किया गया था उससे जनजातियों के सामाजिक लाभ जो हुए वो निम्न हैं। जैसे पहला है जनजातियों के जो स्त्रियां होती थी उनकी जो साक्षरता दर है वो 1971 में 1.88% थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई 65% हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो जनजातीय विकास कार्यक्रम लागू हुआ इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद उनके लिंगानुपात में सुधार हुआ, उनके बाल विवाह की संख्या में कमी आई। ठीक है, जनजातीय विकास कार्यक्रम के कारण ही बाल विवाह की संख्या में कमी आई। जनजातियों में पहले बाल विवाह भी हुआ करता था बहुत ज़्यादा, तो उसमें कमी आई तथा लोगों के ऋतु प्रवास में भी जो है कमी आई। लोग जो है तो जैसे ही ऋतु बदलती तो प्रवास कर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाया करते थे, तो उनमें भी काफ़ी सुधार हुआ जनजातीय विकास कार्यक्रम के कारण। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो तथा जिसकी भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, वो इनकी बुराई ना करें। मतलब इस प्रकार के विकास की कोई बुराई ना करें, वही सतत पोषणीय विकास है। अर्थात सतत पोषणीय विकास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की जो ज़रूरत है, ठीक है, उसको पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जो ज़रूरत है उसको प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी नहर थी फ्रेंड्स इसका सिंचाई पर बहुत गहरा असर पड़ा। देखते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि योग्य जो भूमि है वो बढ़ गई है, कृषि का जो दायरा है वो बढ़ गया है, कृषि क्षेत्र का दायरा। जहां कृषि में चना बाजरा व ज्वार जैसी जो परंपरागत पुरानी फसलें थे उनको उगाया जाता था, तो उनके स्थान पर जो है तो नहर आ जाने से गेहूं, कपास, मूंगफली व चावल की खेती की जाने लगी थी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन हैं जिनके जो है उत्तर हमको 150 शब्दों में देना है, उनको देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के जो उपाय हैं उनको बताना है। ठीक है, किसको बढ़ावा देने के उपाय हैं, सतत पोषणीय विकास को। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में, ठीक है, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय देखते हैं। पिछले दशकों में, दशक को कहते हैं फ्रेंड्स, मतलब 10 साल का एक दशक होता है, तो पिछले दशकों में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विकास हुआ है उस विकास के कारण जो हमारा भौतिक पर्यावरण था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है तो 7 उपाय कार्यान्वित करना आवश्यक है, जिसमें से पहला उपाय है
जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना चाहिए ताकि फसलों की सिंचाई के जो विकास है उसे किया जा सके। ठीक है। दूसरा है, इस क्षेत्र में जल सघन फसलों को नहीं उगाया जाना चाहिए बल्कि बागायती कृषि में खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है, इस क्षेत्र में नालों को पक्का करना चाहिए ताकि जो है तो बहते जल से कोई क्षति ना हो। ठीक है। उसके बाद जो है तो देखते हैं जल क्रांता। चौथा है जल क्रांता यानी कि जल भराव। ठीक है। जल भराव एवं लवणता प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना चाहिए, क्योंकि पानी भरने से क्या होता है कि भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। वनीकरण। अगला है वनीकरण, वृक्षों का विकास। वनीकरण यानी पेड़ पौधा लगाना, उनका विकास करना तथा चारागाह का विकास इस नहर के द्वारा हुआ है। ठीक है। आगे है, इस क्षेत्र में कार्यरत जो निर्धन वर्ग हैं, निर्धन वर्ग के जो कृषक थे उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनका जो है तो आर्थिक विकास हो सके। और सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों के अलावा अन्य क्षेत्रों का भी विकास किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 जो है वो अतिरिक्त प्रश्न है, नियोजन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो देश के आर्थिक संसाधनों का विस्तृत सर्वेक्षण यानी कि जांच पड़ताल, सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल, तो जांच पड़ताल करके देश की आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक संसाधनों का योजनाबद्ध हुआ विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही नियोजन कहलाता है। ठीक है। क्या होता है नियोजन? मतलब देश की आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से व विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना नियोजन कहलाता है। अर्थात वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है वही नियोजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, नियोजन के उपगमनों का विवरण देना है। तो नियोजन के प्रमुख 2 उपगमन हैं, एक है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन क्या है? इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों को जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन व संचार, सामाजिक संरचना व सेवा, इनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना ही खंडीय नियोजन कहलाता है। ठीक है। आगे दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स भारत के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का समान स्तर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। मतलब देश के हर जगह पर जो आर्थिक विकास है वो अलग अलग हुआ है, कहीं पर अधिक हुआ है तो कहीं पर कम हुआ है, कहीं के क्षेत्र अधिक विकसित हैं तो कहीं के जो है तो पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाई जाती है, उसे ही प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, नियोजन से हुए विकास को समझाइए या लिखिए। ठीक है। नियोजन से हुआ जो विकास है उसके बारे में बताना है। तो भारत में नियोजन का जो विकास है वो कब से प्रारंभ हुआ? 1951 यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हो गया था नियोजन का विकास। अब भारत में नियोजन से हुए विकास के जो उदाहरण हैं वो निम्न है। पहला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये पहले पंचवर्षीय योजना में इसका विकास हुआ था। देश के जो विभिन्न पर्वत हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जिनका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का दोहन करना था यानी उपयोग करना था संसाधनों का और उपयोग करके विकास करना था। जैसे यह कार्यक्रम उत्तरांचल क्षेत्र में, असम की पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में, ठीक है, शुरू किया गया, जिसमें जो है तो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था? उस कार्यक्रम में जो है तो उद्यान को, वृक्षारोपण को, पशुपालन, कृषि, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन पर सबसे ज़्यादा जो है तो जोर दिया गया, इनका विकास किया गया, जिससे जो है तो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है। वहीं दूसरा देखते हैं जनजातीय विकास कार्यक्रम।
जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक जनजातीय लोग रहते हैं उनके विकास के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें कृषि, स्थानांतरित कृषि, बंधुआ मजदूरी, भूमि, ठीक है, भूमि हस्तांतरण, ऋण, वानिकी, सड़कों आदि की समस्याओं को सुलझाने के लिए विकास कार्यक्रम बनाए गए। तीसरा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा क्षेत्र में गरीब ग्रामीणों के रोजगार, भूमि, मजदूर की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें से भूमि विकास, वनारोपण, वनीकरण, घास, भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण पर अधिक बल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन कौन से सुझाव दिए थे। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय समिति थी उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए निम्न सुझाव दिए थे। जैसे पहले सुझाव है, क्षेत्र के सभी निवासियों को विकास का पूरा लाभ प्राप्त होना चाहिए। पहला सुझाव दिया ये राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए। दूसरा सुझाव दिया कि स्थानीय संसाधनों तथा प्रतिभाओं का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो उनका सुझाव था कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को उन्मुख बनाया जाना चाहिए। चौथा था अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं होना चाहिए। पांचवा है पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना चाहिए। छठवां है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है, भरमौर और जनजाति विकास योजना के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भरमौर और जनजाति विकास योजना, तो भरमौर और जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसील जैसे भरमौर और होली, ठीक है, यह क्षेत्र गद्दी जनजाति समुदाय के आवास हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जो है तो इनके विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य था स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा था शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, संचार व विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा था कृषि एवं सामुदायिक सेवाओं का विकास करना। चौथा था भरमौर एवं हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी के भागों के बीच मिलने वालों विकास के अंतर को कम करना। ठीक है, मतलब जो है तो हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में जो मिलने वाला अंतर है विकास का, ठीक है, उसको कम करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न जो है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड्स। देखते हैं इंदिरा गांधी नहर, चाहे हम बोले उसको या चाहे नहर राजस्थान नहर बोले, ठीक है, यह पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से, जो कि कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, वो भी कहाँ पे? सतलज व ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है ये हरिके बांध, वहीं से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 90-60 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। ठीक है, यह जो है तो 70% जो सिंचाई है वो नहर तंत्रों द्वारा करती है और 30% जो सिंचाई है वो लिफ्ट नहरों द्वारा करती है। ठीक है, इसके 2 चरण थे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के। पहला चरण है, इस चरण में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी भागों में जो है तो नहर निर्माण कार्य किया गया। कब किया गया? 1960 में, जिससे कितने क्षेत्र को सींचा गया? 5.63 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचा गया। वहीं पर अगर हम इस नहर का द्वितीय चरण देखें तो इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नौगांव व चूरू जिलों में जो है तो नहर का निर्माण किया गया, जिससे 14.11 लाख, ठीक है, 14.11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की गई और यहाँ पर नहर निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। इस कमान क्षेत्र में नहर का दक्षिणी भाग, ठीक है, नहर के जल तल से ऊंचा है, जिस कारण नहर के बाएं किनारे से ढाल से विपरीत प्रवाह के लिए
नहर के जल को मशीनों द्वारा लिफ्ट नहर के में डाला जाता है। ठीक है, मशीनों द्वारा लिफ्ट नहर में डाला जाता है। उसके बाद जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है उसका प्रभाव देखते हैं। नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई के प्रसारण ने मरुस्थलीय भाग की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था तथा समाज को बदल दिया है। इस नहर का प्रभाव यहाँ पे देख सकते हो आप। पहला प्रभाव है, इस कमान क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से वन व चारागाहों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, जिससे वायु अपर्दन तथा नहर तंत्र में बालू जमाव की जो क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ गई हैं। दूसरा है, इस क्षेत्र में बोए गए क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीसरा है, कमान क्षेत्र में फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। चौथा है, चना, बाजरा और ज्वार जैसी जो परंपरागत फसलें थी जो बोई जाती थी उनकी जगह पर जो है तो गेहूं, कपास, मूंगफली व चावल जैसी फसलें उगाई जाने लगी। आगे है 5 नंबर की कमान क्षेत्र में पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा सघन सिंचाई, ठीक है, सघन सिंचाई तथा जल के अत्यधिक प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में जल भराव व मृदा की लवणता जैसी पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।